चलिए आज उस दौर में चलते हैं जब भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और फिर एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जिसने पहली बार इस पूरी धरती को एक मजबूत धागे में पिरो दिया। ये कहानी है भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की। और ये सिर्फ किसी राजवंश की शुरुआत नहीं थी, ये तो एक ख्याल की शुरुआत थी, एक अखंड राष्ट्र का ख्याल। ये मौर्य वंश की कहानी है। तो फिर चलिए इस महान गाथा के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे एक साधारण से नौजवान ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी। हमारा पहला अध्याय, एक साम्राज्य का उदय। तो कहानी शुरू होती है लगभग 322 ईसा पूर्व से। एक तरफ था एक महत्वाकांक्षी नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी तरफ उस समय का सबसे शक्तिशाली नंद वंश का शासक धनानंद। चंद्रगुप्त ने धनानंद को चुनौती दी, उन्हें हराया और इसी जीत के साथ पाटलिपुत्र की राजधानी में मौर्य साम्राज्य का सूर्योदय हुआ। ये भारत का पहला संगठित और एकीकृत साम्राज्य था। लेकिन चंद्रगुप्त इस सफर में अकेले कहाँ थे? कहते हैं ना, हर महान शासक के पीछे एक महान सलाहकार होता है। और यहाँ तो मामला कुछ ऐसा था कि ये जोड़ी इतिहास की सबसे शक्तिशाली जोड़ियों में से एक बन गई। एक थी शक्ति तो दूसरा था मस्तिष्क। एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी तलवार ने साम्राज्य की सरहदें खींची, वो एक कमाल के सेनापति और प्रशासक थे। और दूसरी तरफ चाणक्य, वो दिमाग जिनकी तेज बुद्धि और रणनीतियों ने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। वो सिर्फ एक गुरु नहीं थे, बल्कि एक साम्राज्य के निर्माता थे। और चाणक्य का सबसे बड़ा योगदान, वो था अर्थशास्त्र। ये कोई मामूली किताब नहीं थी, बल्कि अपने समय के लिए एक क्रांतिकारी ग्रंथ था। इसमें शासन कैसे चलाना है, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है और सैन्य रणनीति कैसे बनानी है, इसके ऐसे सिद्धांत थे जो आज भी काम के हैं। समझिए कि यही वो ब्लूप्रिंट था जिस पर मौर्य प्रशासन की इतनी शानदार इमारत खड़ी हुई। चंद्रगुप्त की सैन्य प्रतिभा की गूंज बहुत जल्द यूनान तक भी जा पहुंची। 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया और इस जीत से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के विशाल इलाके मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गए। और इस जीत ने सिर्फ जमीन ही नहीं, कूटनीति के दरवाजे भी खोल दिए। जब यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए, उनकी किताब इंडिका आज भी हमें उस दौर के भारत की एक शानदार झलक देती है। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने साम्राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने अपने पिता की विरासत को और आगे बढ़ाया और साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत की तरफ किया। और उन्होंने वो जमीन तैयार की जिस पर मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक अपना कदम रखने वाला था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां एक सम्राट का दिल बदलता है और उसके साथ बदल जाती है पूरे साम्राज्य की तकदीर। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ताकतवर शासक अशोक की, और उस एक युद्ध की जिसने उन्हें चंड अशोक से धम अशोक बना दिया। इतिहास में कुछ तारीखें हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। ऐसी ही एक तारीख थी 261 ईसा पूर्व, और उस तारीख पर लड़ी गई एक ऐसी लड़ाई जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी, कलिंग का युद्ध। कहते हैं कि युद्ध के मैदान में उस भयानक खून खराबे को देखकर सम्राट अशोक का दिल दहल गया। उस विनाश ने, उस हिंसा ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। समझिए, ये एक सम्राट का अंत और एक संत का जन्म था। और यहीं से शुरू हुआ उनका सफर, एक योद्धा से शांति के दूत बनने का। युद्ध की इस तबाही से उभर कर अशोक ने एक नई नीति अपनाई, धम्म। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि धम्म कोई नया धर्म नहीं था। नहीं, ये तो नैतिक आचरण का एक कोड था जो किसी भी धर्म से ऊपर उठकर शांति, करुणा और सहिष्णुता पर आधारित था। और अशोक के धम्म के सिद्धांत कितने सरल और यूनिवर्सल थे। अहिंसा यानी किसी को चोट न पहुंचाना, धार्मिक सहिष्णुता यानी सभी धर्मों का सम्मान, बड़ों का आदर करना और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना। सोचकर देखिए, एक सम्राट अपनी प्रजा को तलवार से नहीं बल्कि इन मूल्यों से जीतना चाहता था। ये उस जमाने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य जिसमें अलग अलग संस्कृति और भाषा के लोग थे, वो आखिर चलता कैसे था? और उसने अपने पीछे ऐसी क्या विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे साथ है? चलिए देखते हैं।
मौर्य प्रशासन भाई एक कमाल की मशीनरी की तरह था, बहुत ही सेंट्रलाइज्ड। सबसे ऊपर राजा, जिनके पास सारे अधिकार थे। प्रांतों को चलाने के लिए राजकुमारों और महामात्रों को नियुक्त किया जाता था। और सबसे दिलचस्प थी उनकी जासूसी व्यवस्था। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में राजा की आंखें और कान हर जगह हुआ करते थे, जिससे राज्य की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाती थी। लेकिन मौर्यकाल की असली पहचान शायद उनके तराशे हुए पत्थरों में छिपी है। उनकी कला, उनकी वास्तुकला और खास तौर पर अशोक के वो विशाल स्तंभ आज भी उनकी कहानी सुनाते हैं। इन स्तंभों को उन्होंने अपने धम्म के संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए बनवाया था। और इन सभी स्तंभों में सबसे ज्यादा मशहूर है सारनाथ का सिंह स्तंभ। 4 ताकतवर शेर चारों दिशाओं में दहाड़ते हुए। ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं, ये एक प्रतीक है, बुद्ध के शांति और ज्ञान के संदेश का चारों दिशाओं में फैलने का प्रतीक। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? आज हजारों साल बाद यही सिंह स्तंभ स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह हमारे प्राचीन साम्राज्य और हमारे आधुनिक राष्ट्र के बीच का एक सीधा, एक अटूट रिश्ता है, जो हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है। लेकिन इतिहास का एक नियम है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। तो अब हम इस महान साम्राज्य के आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, इसके पतन की कहानी। देखिए, अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने काबिल साबित नहीं हो पाए और इतना बड़ा साम्राज्य, उसको एक साथ रखना मुश्किल होता गया और वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। आखिरकार 185 ईसा पूर्व में एक बहुत ही नाटकीय घटना घटी। आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने भरी सभा में हत्या कर दी और बस यहीं से शुंग वंश की शुरुआत हुई और भारत के पहले महान साम्राज्य का सूरज अस्त हो गया। तो मौर्यों ने भारत को दिया क्या? उन्होंने पहली बार इस भूमि को राजनीतिक एकता का स्वाद चखाया, एक ऐसा मजबूत प्रशासन दिया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है, और सबसे बढ़कर नैतिक शासन की एक ऐसी अवधारणा दी जो अशोक के धम्म में झलकती है। यही वजह है कि इसे भारतीय इतिहास का एक सुनहरा अध्याय माना जाता है।